तो आज हम शुरू करेंगे D9 के प्रैक्टिकल से। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो D9 यानी कि नवांश कुंडली के ऊपर थियरी को देखा था। नवांश कुंडली के अंदर मेनली हम देखते हैं व्यक्ति का भाग्य और मैरिज। तो भाग्य तो हर बार ठीक है, ऐसा देख जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, लेकिन क्लाइंट जो हमें पूछने के लिए आएंगे वो मेन इवेंट है मैरिज का। तो अभी हम क्या करेंगे, मैरिज के इवेंट को स्टडी कैसे करना D9 से, उसके ऊपर प्रैक्टिकल बात करेंगे। और आज यहाँ पर मैंने जितनी भी कुंडलियाँ ली है वो सारी कुंडलियाँ ऐसे ली है कि जिसका मैंने ऑलरेडी कंसल्टेशन किया हुआ है, प्रिडिक्शन भी ईश्वर की कृपा से सच्चा हुआ है, वही टाइप की सब कुंडलियाँ मैंने यहाँ पर ली है। तो ये 1 2 मतलब 4-5 कुंडलियाँ है अपने पास, देखते हैं कितना टाइम रहेगा उस हिसाब से। बट वो सारी कुंडलियाँ प्रैक्टिकल है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से उसके ऊपर एक्चुअली काम किया जाता है। अब हम शुरू कैसे करेंगे, पहले ये जो कुंडली है जिसके अंदर एक लड़का और मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की कुंडली है, तो ये आपके सामने जो कुंडली है ओपन है वो है उर्विल करके जो हस्बैंड है, और बाजू में उनके वाइफ की कुंडली है पंक्ति। तो ये इसका बैकग्राउंड बता दूं, ये जो उर्विल करके क्लाइंट है उनके मॉम मेरे पास आए थे कंसल्टेशन के लिए। डेट ऑफ कंसल्टेशन लिखा हुआ है 10/6/2021 को आए थे। बैकग्राउंड ऐसा था कि उनकी मॉम मेरे पास आई थी, मतलब कि उर्विल और उनके वाइफ के बीच में बहुत सारे स्ट्रेस टेंशन इश्यूज चल रहे थे, पिछले काफी टाइम से चल रहे थे। शुरू होते ही तो कोई आता नहीं है, 2 साल 3 साल तक चलता है, फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर व्यक्ति आता है। तो वो जब मेरे पास आए तब उनका कंसर्न ये था कि इतने सारे इश्यूज है दोनों के बीच में, आगे डिवोर्स होगा या नहीं होगा, या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या सिचुएशन है, कैसे रहेगा, उसके बारे में उनको बेसिकली जानना था। बराबर है, मैरिज के बारे में क्या पोजीशन रहेगी। तो मैंने जो कंसल्टेशन किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो पॉइंट लास्ट टाइम स्टडी किए थे उसके बेस के ऊपर हम एक एक चीजों को देखेंगे। अब D9 के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो पहले इधर आ जाओ, बीच में जो कुंडली है वो D9 है। D9 कुंडली का प्राइम हाउस, कंसर्न हाउस कौन सा होता है? 7th हाउस। तो D9 कुंडली के कंसर्न हाउस से, अच्छा 7th हाउस, D9 कुंडली में 7th हाउस मतलब स्पाउस का हुआ। अगर हस्बैंड की कुंडली है तो वाइफ का, वाइफ की कुंडली है तो हस्बैंड का। तो D9 चार्ट के कंसर्न हाउस से यानी कि 7th हाउस से हमें पार्टनर का नेचर पता चलता है। सबसे पहला ये चीज ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि मान लो ये कुंडली आपके पास ऐसे नहीं आती और इस तरीके से आती, इसमें आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने तो रेक्टिफाई करके रखा है, लेकिन मैंने टाइम को 10 मिनट चेंज कर दिया। टाइम को 10 मिनट चेंज किया हो तो क्या होगा कि देखो ये जो ओरिजिनल टाइम है उसके हिसाब से 7th हाउस में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। सूर्य बैठा है तो और हस्बैंड की कुंडली है, यानी कि वाइफ का नेचर पता चलेगा। तो वाइफ का नेचर कैसा होगा? इगोइस्टिक हो सकता है, ऑथोरिटेटिव हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, एंग्री नेचर हो सकता है, स्टेटस ओरिएंटेड नेचर हो सकता है, एक वट वाला स्टेटस वाला, कोई भी चीज में स्टेटस चाहिए, वैसा उनका नेचर हो सकता है। नंबर 1। दूसरा, अगर आप देखोगे कि 7th हाउस के ऊपर मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो मंगल क्या करता है? अगेन शॉर्ट टेम्पर है, एग्रेसिव है, लड़ाई झगड़े का कारक है। तो अच्छा एनर्जेटिक भी है, एग्रेसिव भी है, ये सारी चीजें मंगल की क्वालिटी है। अब मान लो ये कुंडली इस तरीके से मेरे पास आई, तो देखो क्या होगा, 7th हाउस के ऊपर इफेक्ट चेंज हो गया, सूर्य चला गया, मंगल चला गया। 7th हाउस के ऊपर कौन आ गया? शनि आ गया, चंद्र आ गया। हाँ बोलो, हेलो, क्लास चालू છે, બોલ કે હવે કરી દીધો તો બોલ શું કે? हाँ हाँ अब ये कुंडली के अंदर आप देखोगे तो शनि की इफेक्ट है, मून की इफेक्ट है, सूर्य चला गया, मंगल चला गया। अब शनि की इफेक्ट आएगी तो क्या हो सकता है? शनि व्यक्ति को या तो आलसी बनाएगा, या तो डिसिप्लिन बनाएगा, या तो फोकस्ड बनाएगा, मेजोरिटी करके। अब देखो उसमें कैसे डिसाइड करोगे? शनि की दृष्टि 9th हाउस पे है, 7th हाउस पे है, मित्र का घर है। तो मित्र का घर होता है तो जनरली फोकस बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है।
अगर शत्रु का घर है तो आलसी बना देता है, लेथार्जिक बना देता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको। दूसरा, शनि क्या करता है, डिले का कारक है। तो 7th हाउस का कनेक्शन शनि से हुआ, यानी कि 7th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो शादी में डिले होना चाहिए। डिले मतलब कम से कम 28 साल की उम्र के बाद शादी हो सकती है। मून की दृष्टि है 7th हाउस पे, यानी हस्बैंड आई मीन स्पाउस का नेचर कैसा हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, उसके साथ साथ में घूमने फिरने का शौक हो सकता है। जो भी मून की क्वालिटी है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी कुंडली के रेक्टिफिकेशन में आपको सबसे पहले D9 को ही रेक्टिफाई करना होगा, अगर व्यक्ति मैरिड है तो। उससे क्या होगा कि वो जो कोई भी टाइम लेकर आया है उससे अंदर आप 10 से 12 मिनट की रेंज के अंदर आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा सब निकल जाएगा, 10 से 12 मिनट की रेंज के अंदर आप आ जाओगे। तो आप क्या करोगे, ये 7th हाउस को आपने पूछा, क्लाइंट को पूछा, भाई आपकी वाइफ का नेचर ऐसा ऐसा है क्या, उसने बोला नहीं ऐसा तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 10 मिनट आगे जाओगे या 10 मिनट पीछे जाओगे। अब ये तो मुझे पता है रेक्टिफाई किया हुआ है, तो मैंने ये कुंडली पे आया और मैं पूछूंगा, भाई मंगल है तो ऐसा ऐसा है, सूर्य है तो ऐसा ऐसा है, बोला हाँ ऐसा ऐसा है। तो दैट मीन्स क्या कि ये D9 चार्ट कंफर्म हो गया। अब इसको और कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शादी कब हुई वो चेक करेंगे। हमारा शादी का रूल क्या है, अंतरदशाओं का रूल क्या है, जब शादी होगी तो 2, 7, 11 के साथ में अंतरदशा का प्लैनेट D9 में कनेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम केस में प्राइम हाउस मिलेगा, लेकिन बाकी के केस में 2nd हाउस या 11th हाउस भी मिल सकता है। अब देखो इसकी शादी हुई है 2017 में, तो यहां पर देखेंगे 2017 किसकी महादशा चल रही थी 2017 में, राहु की महादशा चल रही थी। इधर दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, इधर राहु की महादशा चल रही थी। अब राहु देखो D1 चार्ट के अंदर देखो, सबसे पहला महादशा ग्रीन सिग्नल देगा तो ही शादी होगी। तो राहु बैठा है 10th हाउस में, राहु के साथ में कंजंक्शन में कौन है, मार्स। मार्स कौन से घर का लॉर्ड है, 7th का है, यानी 12th और 7th का लॉर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि शादी को ग्रीन सिग्नल दिया राहु की महादशा ने। अब 2017 में शादी हुई, तो 2017 में अंतरदशा किसकी चल रही थी, मंगल की, मार्स की। अब ये मार्स D9 चार्ट में देखो, मंगल जो 4th हाउस में बैठा है वही मंगल 7th हाउस को देख रहा है, तो कनेक्शन बन गया। अंतरदशा के प्लैनेट का प्राइम हाउस के साथ में कनेक्शन बन गया। तो अब ये और श्योर हो गया कि ये D9 अपना कंफर्म है। और एक जुपिटर सैटर्न का एक रूल आपको बाद में समझाऊंगा 2-3 लेक्चर के बाद में, उससे भी आप क्रॉस टैली कर सकते हो। ये रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या हो गया, ये चीज टैली हो गई, यानी D9 अभी ये कंफर्म हो गया, बराबर है। अब देखो कुंडलियां कैसे काम करती है, व्यक्ति की दशाएं कैसे काम करती है। पहले हम स्टैटिक प्रॉमिस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट में स्टैटिक चेक करोगे। 7th हाउस के अंदर सूर्य बैठा है, मैलेफिक प्लैनेट है, मंगल बैठा है, मैलेफिक प्लैनेट है, न तो कंसर्न हाउस लॉर्ड है, न तो कुंडली का किंग है, यानी कि कुंडली का अपना लग्न लॉर्ड भी नहीं है और कंसर्न हाउस का लॉर्ड भी नहीं है। तो 7th हाउस के ऊपर 2 मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट आ गया। पहला चीज ये, बचाने वाला कोई है, बचाने वाला कोई नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड बचाने वाला कोई नहीं है, मतलब शादी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। शादी नहीं होगी ये एक बात है, ऐसा भी हो सकता है कि शादी बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर शादी हुई तो टिकेगी नहीं। अब आगे 7th हाउस का लॉर्ड देखो कहां पर बैठा है, 12th में बैठा है। 7th हाउस के लॉर्ड का 12th में बैठने का एक मतलब यह है कि वो अपने घर से छठे घर में चला गया, बराबर है, षडाष्टक योग में आ गया। दूसरा, आप अगर वहां पर देखोगे तो 7वें घर का लॉर्ड 12वें में बैठता है जब, तब क्या होता है, व्यक्ति को स्पाउस जो मिलता है वो उसके घर से दूर वाला स्पाउस मिलता है। थियरी पढ़ी है D9 की, लास्ट टाइम मैंने करवाया था, बराबर है। तो 12th हाउस का ये रूल है। तो क्या हो गया, इसकी जो स्पाउस है वो घर से दूर वाली मिली, बराबर है। तो ये स्टैटिक प्रॉमिस आ गया।
और दूसरा स्टैटिक प्रॉमिस ने क्या दिखाया, 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, जो कि कुंडली का एक नेगेटिव घर है। 12th में बैठ के छठे को देख रहा है, तो 6-12 का कनेक्शन बना दिया लॉर्ड ने, और वही लॉर्ड 8वें का भी लॉर्ड है, और 8वां घर खाली पड़ा है। यानी वो लॉर्ड के पास, लॉर्ड की तो हालत बेचारे की बहुत खराब हो गई, और 6-8-12 का काम अच्छे तरीके से करने के लिए उसको शनि को घर भी मिला है अपने मित्र का। 8वें घर के लॉर्ड को मित्र का घर नहीं मिलना चाहिए, शत्रु का घर मिले तो उसकी पावर कम होगी, उसको मित्र मिल गया। और शनि के साथ में जो मून बैठा है वो किंग ऑफ द कुंडली है, लगन लॉर्ड है, इसके लिए थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट आप फ्रेंडशिप एनिमिटी में जाओ तो चंद्र उसका शत्रु है। तो क्लियर यहां से दिख रहा है कि शादी टूटने के भी पूरे योग है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की कुंडली में जब तक ये योग नहीं बनता है हम ये कह नहीं सकते। अब देखो कुंडलियां कैसे, स्टैटिक प्रॉमिस समझ में आ गया? बोलो, स्टैटिक में कुछ क्वेरी है? आपने जो बोला तो ये स्टैटिक प्रॉमिस में फिर 12th हाउस के लिए डायरेक्ट वो नहीं दिखना ना, सेपरेशन का। आपने जब भी बोला कि तो वो पहले दूर मिलेगा, घर से दूर वाला स्टैटिक प्रॉमिस में देखेंगे। अच्छा, okay। सेपरेशन होगा कि नहीं वो दशाओं से पता चलेगा। दैट डजंट डायरेक्टली मीन कि वो डिवोर्स ही हो जाएगा। कनेक्शन बन गया 7-12 का। अब बोलो, स्टैटिक प्रॉमिस में समझ आ गया क्या दिख रहा है? 7th हाउस खराब है, 7th हाउस का लॉर्ड भी खराब है। पहली बात तो शादी होगी नहीं, और होगी तो टिकेगी नहीं। और यही कुंडली अपने पास आई है, डिवोर्स की डेट भी यहां पर है, 7/12/2022 में डिवोर्स हुआ है। तो पहला तो प्रॉमिस खराब हो चुका है, फिर भी शादी तो हुई है। तो शादी का मैंने आपको अंतरदशा का भी बताया। अब खेल देखो, जैसे ही अंतरदशा में शादी हुई उसके 1 साल के बाद जुपिटर की महादशा शुरू हुई। जुपिटर की महादशा शुरू हुई, जुपिटर कहां पर बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। देखो, स्टैटिक प्रॉमिस वीक था, हाउस खराब था, हाउस लॉर्ड खराब था, और दशा खराब मिल गई। जुपिटर की दशा मिल गई, जुपिटर बैठा है 12th में, और उसके पास एक लॉर्डशिप भी है 8th हाउस की। 8th हाउस की लॉर्डशिप है, 12th में बैठा है, छठे को देख रहा है, 6-12 को एक्टिव कर दिया। तो क्लियर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल गया कि शादी में डिवोर्स का योग है। होगा ही ऐसा नहीं, क्योंकि वाइफ की कुंडली अभी तक हमने देखी नहीं है। तो यहां तक हम क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक प्रॉमिस है, डायनामिक प्रॉमिस है, मतलब स्टैटिक प्रॉमिस बहुत वीक है, घर का लॉर्ड, घर की हालत भी खराब है, घर का लॉर्ड भी खराब है, ऊपर से दशा भी ऐसी मिली है जिसमें डिवोर्स का योग बन रहा है। ठीक है, अब देखो कुंडलियां और क्या काम करती है। ये D9 का पॉइंट नहीं है, बट यहां पर आया है तो एक छोटा सा पॉइंट आपको रिकॉल हो जाए इसके लिए। बाजू में मैंने रखा है D10। अब एक पॉइंट आपको समझाया था, D1 चार्ट के अंदर 4th हाउस में केतु है, 10th हाउस में राहु है। 4th हाउस है जन्मस्थल का। जन्मस्थल के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि आती है या पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्मस्थल से दूर जाना उसके लिए ज्यादा बेटर है, बताया था। अब देखो इसमें क्या है, D1 चार्ट में केतु बैठा है, मंगल सामने से देख रहा है, यानी 4th हाउस तो काफी खराब अवस्था में आ गया। राहु केतु एक्सिस और मंगल की दृष्टि, ठीक है। अच्छा, जुपिटर की भी दृष्टि है, बेनिफिक है, लेकिन जुपिटर 8 लॉर्ड भी है और 12वें घर से दृष्टि डाल रहा है, तो नेगेटिविटी और बढ़ गई। समझ में आ रहा है बात? अब वही चीज D10 के अंदर देखो रिपीट हो रही है। 4th हाउस में राहु, 10th हाउस में केतु। D1 इंडिकेशन करता है, लेकिन D10 का कंफर्मेशन होता है। तो ये व्यक्ति को करियर में आगे बढ़ने के लिए उसको जन्मस्थल दूर छोड़ना है, ये चीज कंफर्म हो गई, क्योंकि इधर तो D1 ने दिखाया था, अब तो D10 ने भी दिखा दिया। अब इसका D9 देखो, D9 में जुपिटर बैठा है, बेनिफिक प्लैनेट है, मंगल बैठा है, मेलेफिक प्लैनेट है। तो अगर जुपिटर एंड मंगल, एक बेनिफिक एक मेलेफिक है, सिचुएशन थोड़ी बहुत मेंटेन हो सकती है। लेकिन ये व्यक्ति फॉरेन चला गया तो कैरियर में तो उसको अच्छा राइस मिल गया, लेकिन रिलेशनशिप की हालत खराब है। बताया था मैंने आपको, मालूम है कभी कभी ऐसा होगा, दोनों जगह से खराब होगा, या फिर कभी D10 में ऐसा योग होगा लेकिन D9 अच्छा होगा, या फिर D9 अच्छा होगा और D10 खराब होगा। तो वो फॉरेन चला गया था। अभी वही पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। अभी देखो राहु की महादशा में वो मेरे पास आया, राहु के साथ में कंजंक्शन में है मंगल। मंगल 6th हाउस का भी लॉर्ड है, लेकिन 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो राहु की महादशा में ये व्यक्ति अपना कर्म करने के लिए फॉरेन गया था,
और उसने बहुत अच्छा राइज किया था वहां पे। देखो मैंने पहले ही लिखा है, फॉर सक्सेसफुल करियर स्टे अवे फ्रॉम योर मदरलैंड, फाइनेंस एंड प्रेजेंट इज योर बेस्ट, हाँ, फाइनेंस एंड करियर वाइज एट प्रेजेंट इट इज योर बेस्ट टाइम गोइंग ऑन। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे पास आया 2021 में, तो दशा कौन सी शुरू हो गई थी? जुपिटर की। जुपिटर भी 12th में बैठा है। देखो राहु की महादशा में मंगल के कंजंक्शन से वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, और जुपिटर तो खुद 12th में बैठा है, तो उसको लेकर गया। अब जुपिटर कौन सा कॉम्बिनेशन एक्टिव कर रहा है? छठे घर का, 12वें घर का, 12वें में बैठा है, छठे को देख रहा है। जुपिटर 12वें में बैठा है, छठे को देख रहा है, लॉर्ड है 11th हाउस का, देख रहा है 8वें घर को और चौथे घर को। आया समझ में? 8th हाउस का भी लॉन्च, हाँ 8। जॉब में सक्सेस 6 एंड 11, साथ में 12th है, तो फॉरेन चला गया है और वहां पर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। जो उसकी दशा ने कहा वो ही वो कर रहा था। एस्ट्रोलॉजर को पूछने नहीं गया था, बट जाने अनजाने में वो चीज कर रहा था। तो जब जुपिटर की दशा एक्टिव हुई तो उसके कौन से हाउसेज एक्टिव हुए? पहला तो 6-11 यानी जॉब के अंदर अच्छा राइज। तो मैंने इसीलिए पहले क्या लिखा, सक्सेसफुल करियर है, फाइनेंस एंड करियर वाइज अभी बेस्ट टाइम चल रहा है। 6-11 मिल गया तो और क्या चाहिए व्यक्ति को? अच्छा 12 है तो फॉरेन में है तो और कंफर्म हो गया, और टेक्निकल डिपार्टमेंट में जुड़ा हुआ है। आया समझ में? दशाएं कैसे काम करती है। बट यही दशा ने उसको रिलेशनशिप के एंगल से 6-12 एक्टिव कर दिया, जबकि करियर में सक्सेस के लिए 6-11 चाहिए, तो वो उसको मिल गया। महादशा ऐसे काम करती है। अभी तक कुछ पूछना है? अभी हम पहले वाइफ की कुंडली को देख लेते हैं। बोलो क्या है? वाइफ का नाम है पंक्ति। उसकी कुंडली में, मतलब शादी का डेट तो 2017 का ही है। पहले चलो स्टैटिक प्रॉमिस चेक करो। 7th हाउस तो खाली है, कोई बेनिफिक नहीं, कोई मेलेफिक नहीं, तो हम नॉर्मल अच्छा गिनेंगे, ठीक ठाक है, अच्छा है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य मंगल के साथ कंजंक्शन में है। मंगल मेलेफिक प्लैनेट है। शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पे जा रही है, तो हाउस लॉर्ड बेचारा खत्म हो गया। अरे कुछ हाँ या ना बोलो, ये बोरारी बापू की कथा नहीं चल रही है। नहीं, हाँ तो बोला और कुछ કાઉન્ટ કરે હું એક કાઉન્ટ બી કરું છું ને હું ચલો, એનિમિટી count જોઉં છું अकाउंट સન માટે। હા થઈ ગયું तो हाउस तो अच्छा है, लेकिन हाउस लॉर्ड खराब है। शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी को संभालने में दिक्कत आएगी। हस्बैंड की कुंडली में क्या था? हाउस भी खराब और हाउस लॉर्ड भी खराब। ऐसे ऐसे लोग जब साथ में आते हैं और दशा आती है तो डिवोर्स होता है। बट अभी ये स्टेज पे हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या इतना हमें समझ में आया कि भाई हाउस तो अच्छा है, लेकिन हाउस लॉर्ड खराब है, शादी मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है। शादी हुई 2017 में, 2017 में राहु की महादशा चल रही थी, उसमें वीनस की अंतरदशा थी। वीनस देखो ये कुंडली में 11th हाउस में बैठा है, D9 में 11th हाउस 2, 7, 11 चाहिए, तो उसमें से 11th हाउस में वीनस बैठा है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो वीनस के ऊपर मून की दृष्टि है, और मून क्या है? छठे घर का लॉर्ड है। तो ऐसे केस में क्या होता है? शादी तो हो जाती है क्योंकि 11th हाउस अपना रिजल्ट देगा, प्लैनेट बैठा है, लेकिन छठे घर के लॉर्ड के आने के कारण शादी के टाइम पे स्ट्रेस और टेंशन बहुत रहेगा। लड़के वाले ने कुछ बोल दिया, लड़की वाले ने कुछ बोल दिया, या आप लड़का लड़की में आपस में कुछ झगड़ा हो गया, बात ऐसे हो जाती है, शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, फिर बड़े लोग समझाते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। 11th हाउस अपना काम करेगा, लेकिन छठे घर का लॉर्ड देख रहा है तो वो अपना भी काम करेगा, और मून देख रहा है तो इमोशनल स्ट्रेस या टेंशन क्रिएट हुआ होगा, और हुआ था।
मैंने तो ये सब चीज कंफर्म की थी उनके साथ, बट आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। आप भी जब ये पॉइंट बोलोगे, मतलब कोई आपके पास आया, शादी का आपने टाइम देखा, शादी को 12 साल हो गया है, और वो टाइम पे आप बोलोगे कि शादी के टाइम पे स्ट्रेस और टेंशन बहुत था ना आपके, अब वो सोचेगा कि इसने पकड़ा कैसे ये चीज, ये इसलिए आपको बता रहा हूं। मंगल होता फॉर एग्जाम्पल तो झगड़ा हो जाता है, बट यहां पर स्ट्रेस, टेंशन एंड डिस्प्यूट जैसा कुछ हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जैसा कुछ होगा। बट शादी हो गई, क्योंकि देखो शुक्र बैठा है 11th हाउस में और शुक्र 9th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 9th हाउस यानी भाग्य का सपोर्ट D9 के मैटर में, और हम D9 को स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिल गई और शादी हो गई। आया समझ में? अब महादशा सपोर्ट कर रही है, देखो राहु की महादशा सपोर्ट कर रही है। राहु कौन से घर का लॉर्ड है? मतलब राहु 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर छठे में बैठा है, 12वें को देख रहा है, बराबर है। जुपिटर यहां से बैठ के 2nd हाउस को देख रहा है, 12वें को भी देख रहा है लेकिन 2nd हाउस को भी देख रहा है, तो महादशा लॉर्ड ने शादी इंडिकेट कर दी, अंतरदशा ने उसको कंफर्म कर दिया। महादशा ने ग्रीन सिग्नल दिया तो अंतरदशा में शादी हो गई। अच्छा, ये लड़की भी फॉरेन में थी, क्योंकि ये लड़की की भी जब शादी हुई, राहु की महादशा थी, राहु जुपिटर के घर में, मतलब राहु का जो लॉर्ड है वो जुपिटर, जुपिटर छठे में बैठा है, 12वें को देख रहा है, तो ये लड़की भी फॉरेन में थी और वहां पर वो भी जॉब कर रही थी और वो भी करियर में अच्छा कर रही थी। 6-12 6-12। देखो ये लड़की की कुंडली में भी क्या है, केतु एंड राहु 4th हाउस में, D10 कुंडली में 4th हाउस में केतु राहु, जन्मस्थल से दूर जाए वो अच्छा है, दशा भी मिल गई, दूर भी चली गई, कैरियर में दोनों जन अच्छा कर रहे हैं। अब दोनों जन अच्छा कर रहे तो किसको किसकी पड़ी होगी? और हस्बैंड की कुंडली के अंदर हमने क्या देखा, वाइफ का नेचर इगोइस्टिक देखा। अब वाइफ की कुंडली में हस्बैंड का नेचर देखो, 7th हाउस में सूर्य की राशि है और वो घर खाली है, मतलब ये लड़का भी इगोइस्टिक, लड़का भी ऑथोरिटी वाला। अब दो ईगो वाले इकट्ठा हो गए और दोनों कैरियर में अच्छा कर रहे हैं, कौन किसकी सुनेगा बताओ? और यही सब चीजें हमें देखनी है मैच मेकिंग में। वो डोकड़ा मिला के और गुणांक मिला के कुछ होने वाला नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब जिसने, अगर उन लोगों ने कुंडली मिलाई होती और जिसने भी ये कुंडली देखी होती, उसने अगर इस तरीके से, हमने क्या सिंपल देखा ना, स्टैटिक प्रॉमिस, डायनामिक प्रॉमिस, वो देखा होता और आने वाली दशा को देखा होता तो समझ में आ जाता डिवोर्स का योग है, मत करो, इतना ही बोलना है, मत करो, और क्या करना है। तो 2017 में शादी हो गई। शादी होने के बाद ही कुछ ना कुछ खटपट उनकी प्रॉब्लम उनका चल रहा था, फिर वो प्रॉब्लम ने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस पकड़ा। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों चल रहा था उसका भी रीजन समझो। राहु की महादशा में शादी हुई, शादी भले जुपिटर ने 2nd हाउस को कनेक्ट करके दे दी, लेकिन खुद तो जुपिटर 6 में बैठा है ना, तो दशा लॉर्ड 6 में बैठा है तो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। और दूसरा समझो, शुक्र की अंतरदशा में शादी हुई, शुक्र के बाद सूर्य आया, तो सूर्य के साथ में मंगल कंजंक्शन में है, झगड़ा, और ऊपर से शनि की दृष्टि है। सूर्य और मंगल तो मित्र है, लेकिन शनि उसका कट्टर शत्रु है, कट्टर शत्रु। सूर्य 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, शनि देख रहा है, तो 7th हाउस को खराब करेगा। सूर्य को डिस्टर्बेंस होगा तो 7th हाउस डिस्टर्बेंस होगा। शादी होने के तुरंत बाद ही ये लड़ाई झगड़ा खटपट चालू था। शुरू में तो इतना नहीं बढ़ता है, थोड़ा हस्बैंड ट्राई करता है, थोड़ी वाइफ ट्राई करती है, सब होता है, बट एक लिमिट के बाद फिर कुछ होता नहीं। और आज तो सबको इंस्टेंट चाहिए, फास्ट चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब 2017 में आए, कंसल्टेशन हुआ है जून 2021 को, तो वो टाइम पे क्या पोजीशन थी, मतलब देखो इसमें मैंने उनको क्या कहा था, यू विल अचीव ग्रेट सक्सेस, ग्रेट हाइट इन योर करियर इन January 2018 टू, वो तो जुपिटर की महादशा का था, एक मिनट,
डिफिकल्ट फेज फॉर मैरिज, मैं क्या करता हूँ, देखो एक ये चीज भी समझो, कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा ना, पहले उसके जीवन में जो अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, अच्छा होने वाला है, उसकी बात करो पहले, फिर धीरे धीरे उसको वो ट्रैक पे लेकर जाओ। आया तो उसी के लिए था, मुझे पता था, लेकिन वो पॉइंट ही मैंने सबसे नीचे लिखा है, ऊपर तो सब अच्छे अच्छे पॉइंट लिखा है। मेरी ये सिस्टम है, क्योंकि किसी को भी आप कड़वा पाउडर डायरेक्ट नहीं खिला सकते, कैप्सूल में डाल के दे दो, खा जाएगा। तो ऐसा डायरेक्ट कड़वा कड़वा नहीं देने का, थोड़ा मीठा मीठा दे के फिर कड़वा देने का। डिफिकल्ट फेज फॉर मैरिज, और ये सारी चीजें मैंने क्लाइंट के आने से पहले लिख के रखी है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने बोला और मैं चालू गाड़ी में चढ़ गया हाँ 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 करके, सब चीजें लिख के रखी, और पहला ही पॉइंट टक करके क्लियर हो गया। तो क्लाइंट को लगता है कि नॉलेजेबल पर्सन के सामने बैठे हैं। इधर किधर भी कुछ लिखा, ये योग है ना, वो योग है ना, ऐसा है ना, वैसा है ना, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है कोई चीजों से। क्या हो रहा है प्रैक्टिकली उस चीज को समझो और उसको गाइड करो, मैटर खत्म। कोई अपने उधर कोई फालतू का दोष वोष कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने आपको सिर्फ डायरेक्ट मैरिज का ही क्वेश्चन पूछा था कि पूरी कुंडली दे दी थी, क्या किया था कि उन्होंने तो मुझे ये डेट ऑफ बर्थ दोनों की दी थी, और उन्होंने मुझे इतना ही बोला था कि मुझे आपसे मिलना है, आप सारा डिटेल स्टडी करके रखो। ओके, उतना ही बोला था उन्होंने। मैरिज में इश्यू है, ये है, वो है, कुछ नहीं बोला था मुझे। बट अपने पास वो आदत होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए, और उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि समझ में आ जाए कि वो किस लिए अपने पास आ रहा है। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला था। तो वही, तो फिर मैंने सिर्फ पूछने की, फिर क्या आपने पूरा कुंडली स्टडी किया था कि सिर्फ मैरिज वो का? तो पैसा देगा उतना स्टडी करूंगा भी, उसने फुल अमाउंट दिया था, तो बिजनेस का भी कवर किया, ये भी कवर किया, वो भी कवर किया। वो खाली मैरिज पैसा बचाना है किसको, और खाली 2000, वो टाइम पे मेरी ऐसी सिस्टम चल रही थी, 2000 3000 वो सब चीजें, उसको पैसा बचाना होता तो खाली 2000 का बोलता कि भाई 2000 का करो, तो फिर मैटर जो है उसको पूछना पड़ेगा कौन सी मैटर को देखना है। उन्होंने वो कुछ नहीं किया था, उन्होंने सीधा पूरा डिटेल वाला ही लिया था कि नहीं मुझे दोनों का डिटेल में स्टडी करवाना है, तो फिर उसको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा है। डिफिकल्ट फेज फॉर मैरिज फ्रॉम मार्च 2020 टू दिसंबर 2024, बराबर है। अब हम बात करते हैं डिवोर्स की, 7/12/2022। अब देखो, सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम पॉइंट समझा था कि दोनों की कुंडली में जब 12th हाउस एक्टिव होगा तभी डिवोर्स होगा। लड़के की कुंडली में 12th हाउस एक्टिव हो गया जुपिटर के थ्रू 26 जनवरी 2018 को, बराबर है। लेकिन वही टाइम पे लड़की की कुंडली में एक्टिव नहीं हुआ था। ये बात समझ में? नो डाउट जुपिटर 6 में बैठा है, 12th को देख रहा है, तो उसकी बैकग्राउंड बनना शुरू हो गई थी। लेकिन एक्चुअली मैंने क्या कहा आपको लास्ट टाइम, डिवोर्स कब बोलेंगे? जब कोर्ट से ऑर्डर आ जाए वो डिवोर्स मानेंगे। तो वो उनका कब आया? तो डेट तो इधर लिखी है मैंने, 7/12/2022। अब देखो 7/12/2022 यानी कि अभी इसकी राहु की महादशा चल रही थी। 2022 में राहु की महादशा पूरी हुई, जुपिटर एक्टिव हुआ, और जुपिटर खुद, वो तो राहु था लेकिन इधर जुपिटर खुद छठे में बैठा है और 12वें को देख रहा है। दशा बदली हुई, फिर डिवोर्स हुआ। बैकग्राउंड बन गया था डेफिनेटली। और वैसे भी डिवोर्स रातों रात तो कुछ होता नहीं है, कोर्ट में भी उसके जो लीगल टर्म्स है 2 साल 2 साल का टाइम लगता है, जो कुछ भी है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी देश के कानून से ऊपर जाकर, या कभी कोई मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को ऊपर जाकर कुछ नहीं कर सकती। वो सारी चीजों को तो हमें देश काल पात्र को तो कंसीडर करना ही करना है। अब डिवोर्स हुआ 7/12/2022 को, तो महादशा ने क्या इंडिकेट कर दिया? महादशा ने स्ट्रांगली कनेक्ट कर दिया 6/12, लड़की की कुंडली में भी और लड़के के कुंडली में भी। देखो इधर भी जुपिटर, इधर भी जुपिटर। जुपिटर लड़के की कुंडली में 12 में बैठ के छठे को देख रहा है, छठे में बैठ के 12 को देख रहा है। अब नॉर्मली आप इधर सुनोगे ना, जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, भाग्य के दाता, भाग्य का विधाता, जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट। अब ये जुपिटर में ही डिवोर्स हुआ। लो कहाँ बैठा है वो मैटर करता है, कहाँ बैठा है, कौन देख रहा है, किसके बाजू में बैठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली जुपिटर बाय डिफॉल्ट अच्छा नहीं, हाँ नेचुरल बेनिफिक बोल सकते हो, बट नेचुरल बेनिफिक है दैट डजंट मीन कि हर एक की कुंडली में वो बेनिफिक ही काम करेगा। और बेनिफिक प्लैनेट नेगेटिव हाउस में बैठते तो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है ना। वैसे बेनिफिक प्लैनेट नेगेटिव हाउस में बैठते हैं तो वो अपनी अच्छाई को कम कर देता है ना, घुमा देता है। वही बोल रही हूँ, मतलब बढ़ा 6th देता हाउस है। का आपने अभी उल्टा बोला, बढ़ा देता है। 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है,
नेचुरल बेनिफिट है, लेकिन अगर 12वें में बैठा है तो देखो वो चीज को ध्यान में रखने के लिए आप फ्रेंडशिप एनिमिटी को स्टडी करो, ऐसे घर को नहीं। कौन सी राशि में बैठा है आपका जो सवाल है, इधर देखना है तो देखो 7th हाउस का इधर जुपिटर को कौन सा घर मिला, मित्र का घर मिला है, 12वां घर मित्र का घर, तो जुपिटर कंफर्टेबल हो गया, वहां पर बैठ के छठे को कनेक्ट करेगा आराम से। और 8वें घर का लॉर्ड है, देखो अभी 8वें घर का लॉर्ड है, उसको मित्र का घर मिल गया, तो प्रॉब्लम बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ाएगा, स्ट्रेस बढ़ाएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? 8वें घर को बोलोगे तो 8वें घर तो उसका ही ना, खुद का ही है ना। जुपिटर का खुद का है ना 8वां घर। तो ये क्लाइंट जब मेरे पास आया तो मैंने उनको पूछा था आजकल आप डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हो, क्योंकि दशा ने कौन सा घर एक्टिव किया है, 8वां घर, दशा लॉर्ड है जुपिटर, 12वें में बैठा है, 8वां घर का भी लॉर्ड है ना, तो कहीं ना कहीं तो 8वां घर अपना काम करेगा, स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन। तो यही ना, जुपिटर ने और मजबूत कर दिया। तो हाँ 8वें घर को रोल प्ले करने के लिए अच्छा घर मिल गया तो और मजबूती हो गई। अब डिवोर्स हुआ है 7/12/2022 को, अंतरदशा कौन सी थी? लड़के की कुंडली में जुपिटर की महादशा और मर्क्यूरी की अंतरदशा, बराबर है। देखो मर्क्यूरी 12वें घर का लॉर्ड है लड़के की कुंडली में, महादशा ने 12वां घर दिया, अंतरदशा ने भी 12वां घर दिया। महादशा का लड़के की कुंडली में जुपिटर D1 में जुपिटर महादशा लॉर्ड है, उसने 12th हाउस एक्टिव किया। हाँ, फिर हम अंतरदशा पे जाएंगे तो D9 में मर्क्यूरी के अंदर, अपने पास डेट अवेलेबल है, तो मर्क्यूरी के अंतरदशा में डिवोर्स हुआ। सबसे पहला तो मर्क्यूरी 12th हाउस से कनेक्टेड है, 12th हाउस का लॉर्ड ही है, पहली तो बात। ऊपर से शनि की दृष्टि है मर्क्यूरी के ऊपर, शनि की दृष्टि। शनि 12वें घर में बैठा है और 8वें घर का लॉर्ड है, 8-12 का कनेक्शन आ गया। और वैसे भी मर्क्यूरी यहां पर बैठ के 8वें घर को देख ही रहा है, वो नहीं भी देखता लेकिन 12th हाउस का कनेक्शन आना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स की बात हो रही है, झगड़ा वगड़ा सब हो गया, कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आया, उसकी बात हो रही है। तो मर्क्यूरी के अंदर दशा में डिवोर्स हुआ। वहीं पे लड़की की कुंडली में क्या था, 7/12/2022 जुपिटर, देखो जुपिटर तो छठे में ही बैठा है, 12वें को ही देख रहा है, और 12वें का लॉर्ड जुपिटर के साथ में ही बैठा है D9 में। मैटर क्लियर? एक मिनट, वो लड़के की कुंडली में D9 में 6 का कनेक्शन आया ना। 6 का नहीं आया, 12वें का आ गया ना, लेकिन 12वें सेपरेशन मतलब 12th हाउस। हाँ, लेकिन डिवोर्स के लिए अपने को जो 6 हाउस चाहिए तो महादशा में दिया ना, अच्छा, महादशा 12th में बैठा है, छठे को देख रहा है। और देखो जो छठे घर का आप बोल रहे हो, मर्क्यूरी में तो चलो कोर्ट से ऑर्डर आ गया, लेकिन तुरंत तो ऐसे रातों रात तो आता नहीं है, बैकग्राउंड बना होगा, वो शनि की अंतरदशा में बना, शनि 12वें में बैठा है, छठे को देख रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर करने में मान लो 2 साल का समय लगता है, तो कोई कुंडली में आपको क्या मिलेगा, वो 2 साल के अंदर 2 अंतरदशाएं चेंज हो रही है, और कोई कुंडली में पूरी 2 साल के अंदर एक ही अंतरदशा चल रही है। तो दैट डिपेंड्स। चेक करने के लिए फिर हमको सब दोनों डेट्स अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर आपको कोई पूछे, मान लो ये सिचुएशन नहीं है और आपको रिवर्स क्वेश्चन आ जाए कि डिवोर्स कब होगा, आपने महादशा को देख लिया, तो फिर उसको अंतरदशा के हिसाब से बता दो, या तो ये अंतरदशा में या तो इसके अंदर कोर्ट से ऑर्डर आएगा, फाइनल डिवोर्स होगा। बैकग्राउंड आप सेट करो, कोर्ट के में जाना, वकील के पास जाना, वो सब उनका लुकआउट है। बोलो, आ रही है बात समझ में? जो हमने पढ़े थे सारे पॉइंट मैच हो रहे? अब ये जो कुंडली हम स्टडी करने जा रहे हैं, हस्बैंड का नाम है शेखर, वाइफ का नाम है पूजा। शादी के लगभग 20-25 साल, 1996 में शादी हुई थी, और ये कुंडली मेरे पास कंसल्टेशन में आई है 2021 में।
शादी के 25 साल, उसमें भी मान लो मेरे पास आए तो पिछले 2-3 साल से 3-4 साल से तो प्रॉब्लम था, लेकिन मोटा मोटी समझो 20-21 साल शादी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर जाके ये पोजीशन आ गई कि डिवोर्स की नौबत आ गई। होता है ना कुछ कुछ केस में हाँ, कि शायद 20-25 साल अच्छे से निकल जाते हैं, फिर डिवोर्स की सिचुएशन आती उसका ये होता है ना कि D1 अच्छा था, D9 खराब था। है। D1 अच्छा, D9 खराब, ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल दशाओं हाँ, का है। दशाओं का रोल और प्रॉमिस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये है शेखर की कुंडली और ये है पूजा की कुंडली, ठीक है। अब पहले शेखर की कुंडली में देखते हैं। शादी की डेट भी अपने पास अवेलेबल है 10/12/1996। तो शादी का प्रॉमिस क्या दिखा रहा है कुंडली में, देखो पहले D9 में डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। D9 में 7th हाउस में शनि बैठा है। शनि बैठा है, मैलेफिक प्लैनेट है, और किसकी दृष्टि है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और शनि देखो नीच का है, मैश में 7th हाउस कंसर्न हाउस में नीच का प्लैनेट आ गया। घर को खराब कर रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है। हर एक चीज के हर एक पॉइंट के ऊपर ध्यान जाना चाहिए अपना। अब 7th हाउस में नीच का प्लैनेट आ गया और मैलेफिक प्लैनेट है शनि, ये 2 माइनस पॉइंट है 7th हाउस के लिए। अब 7 दूसरा तो कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड मंगल, मंगल के साथ कंजंक्शन में है राहु, मैलेफिक प्लैनेट है। मंगल के ऊपर दृष्टि है शनि की, तो घर भी गया और घर का लॉर्ड भी गया। और मंगल, अच्छा राहु केतु का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये पहले मैं ऐसा नहीं बोल सकती, पहले आपकी प्रॉमिस ही नहीं है, मतलब लॉर्ड तो बाद में देखेंगे। अगर उस टाइम उन्होंने देखा होता तो पहले ये हाउस देख के ही मना कर सकते थे ना, पूछ रहे कि आपका शादी का प्रॉमिस है नहीं, क्योंकि 7th हाउस में मैलेफिक का ही इन्फ्लुएंस, अपने पास कुछ और बेनिफिक का तो है ही नहीं। सिर्फ मेरे लिए पूछ रही हूँ मैं कि अगर किसी का बट एक ही मैलेफिक है ना, एक ही शनि खाली मैलेफिक है। और दूसरा 2 या 3 नीच नीच का है तो वो खराब करेगा, बट मैले अपना शायद प्रॉमिस देखने एक के से लिए हम ज्यादा। क्या देते हैं, हाँ एक से ज्यादा मैलेफिक हो और बचाने वाला कोई ना हो, तो वो सिचुएशन तो नहीं है यहाँ पे। नीच का है तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन क्रिएट कब करेगा? जब उसकी दशा आएगी तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपना बेसिक रूल वही है, 7th हाउस खराब है। अच्छा अभी दूसरे एंगल से एक एनालिसिस कर लो। 7th हाउस में शनि बैठा है, तो इसका स्पाउस, ये हस्बैंड की कुंडली है तो वाइफ के रिलेटेड शनि बैठा है, तो वाइफ का नेचर डिसिप्लिन वाला, या तो फोकस वाला, या फिर लेथार्जिक, आलसी। अब एक और पॉइंट शनि में ऐड होता है। शनि 7th हाउस में बैठा है तो शादी में डिले भी करवाएगा, पहली बात। और अगर डिले नहीं करवाया तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में 4 साल से ज्यादा का डिफरेंस होगा। अभी हस्बैंड की जो कुंडली है यहाँ पर उसकी बर्थ डेट में 1971 का है, और वाइफ जो है वो 1978 की है। 7 साल का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। तो वो साल का डिफरेंस किससे काउंट किया? सैटर्न से? सैटर्न बैठा है तो समझ में आता है, या तो डिले करवाएगा, अच्छा, या तो फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में Gap. 4 Age साल से ज्यादा का एज गैप रहेगा, या फिर मान लो एज गैप भी नहीं है, डिले भी नहीं हुआ है, तो लड़का मतलब अभी स्पाउस की कुंडली है और वाइफ के घर में बैठा है, तो वाइफ जितनी उसकी उम्र है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिख रही होगी। क्योंकि सैटर्न क्या है, ओल्ड को दिखाता है, बुढ़ापे को दिखाता है। तो अभी एक्चुअली बुढ़ापे में नहीं है, लेकिन उसकी उम्र जो है 23, 24 या 25 साल की उम्र में शादी है, लेकिन दिख रही होगी 35, 36 या 40 वाली। ऐसा भी होता है, 3 चीजें होती है। तो यहां पर कौन सा शनि ने अपना इफेक्ट दिया? देखो इसकी शादी कब हुई, कौन सी उम्र में हुई, देखो 1996 माइनस 1971। शादी तो 25 साल में हुई, शादी में उतना डिले नहीं है, लेकिन शनि ने अपना रोल कहां पर प्ले किया? एज में। एज डिफरेंस डाल दिया, दोनों के बीच में 7 साल का डिफरेंस आ गया।
प्लैनेट अपनी इफेक्ट तो डालेगा एक नहीं तो दूसरी तरीके से, उसने ऐसे डाल दिया। बिफोर मैरिज ये कुंडली आती तो हम बोल सकते थे कि भाई डिले होने का योग है, डिले हो भी सकता है, बट फिर ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए और शादी हो जाए, ये भी पॉसिबल है। वो टाइम पे दशाओं का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टैटिक प्रॉमिस में सैटर्न है, घर को खराब कर रहा है, एक मेलेफिक है, लेकिन हाउस का लॉर्ड है, उसके ऊपर दो दो मेलेफिक आ गए, राहु केतु एक्सिस आ गया और शनि की दृष्टि आ गई, बराबर है। अब देखते हैं शादी कब हुई 1996 में, तो दशा क्या चल रही थी। राहु की महादशा चल रही थी, जस्ट शुरू हुई थी 94, अगस्त 94 में शुरू हुई और दिसंबर 96 में शादी है, यानी कि राहु की महादशा चल रही थी। तो देखो राहु एक्टिव है, मतलब राहु एक्टिव हुआ वो टाइम पे। कंजंक्शन में कौन है? मार्स 7th हाउस का लॉर्ड है, तो दशा लॉर्ड के साथ में 7th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में है, तो वो अपने रिजल्ट देगा। आ रहा है समझ में? तो महादशा ने तो इंडिकेशन कर दिया 7th हाउस के हिसाब से शादी का। अब अंतरदशा, राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में शादी हुई है, तो अंतरदशा के लिए हम जाएंगे D9 पे। तो D9 में राहु बैठा है 9th हाउस में, कंजंक्शन में है मार्स, जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का भी लॉर्ड है। तो शादी तो आसानी से दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टैटिक प्रॉमिस भी है और वो टाइम पे दशा भी थी, तो शादी तो करवा दी उसने। अब जब तक राहु की महादशा थी, राहु कहीं से भी 12th हाउस से कनेक्टेड है, देखो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। तो हम जो बोलते हैं कि हाउस अच्छा है लेकिन हाउस लॉर्ड खराब है, उसको शादी मेंटेन करने में दिक्कत होगी, लेकिन वो कब तक दिक्कत नहीं होगी, जब तक वो दशा नहीं आएगी तब तक चलता रहेगा। तो राहु की तो पूरी महादशा निकाल दी, क्योंकि 12th हाउस का कुछ कनेक्शन आ ही नहीं रहा था। अंतरदशा में छोटा मोटा झगड़ा वगैरह सब हुआ होगा डेफिनेटली, वो तो इंसान की फितरत भी है, और बाय डिफॉल्ट भी अंतरदशा छोटी मोटी आती है तो होता है, बट उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि 12th हाउस से कहीं पर कनेक्टेड ही नहीं है। इनफैक्ट 7th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में है, यानी कि राहु की महादशा में तो इनका रिलेशन अच्छा चला होगा। हस्बैंड की कुंडली को देख के तो हम बता सकते हैं रिलेशन अच्छा कब चलता है, जब 7th हाउस एक्टिव होता है। तो महादशा ने 7th हाउस एक्टिव किया हुआ है, समझे? अब वही चीज लड़की की कुंडली में पहले चेक करते हैं, शादी का प्रॉमिस। लड़की पूजा, उसकी कुंडली में देखो 7th हाउस में बैठा है सूर्य। पहले हम हस्बैंड का नेचर चेक करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, जब तक ये चेक नहीं करोगे तब तक आप प्रॉमिस के ऊपर नहीं जा सकते हो, स्टैटिक प्रॉमिस के ऊपर। पहले तो D9 को ही रेक्टिफाई करना जरूरी है। अब ये रेक्टिफाई किया हुआ है तो हम खाली सीधा नेचर के ऊपर जाते हैं। सूर्य बैठा है, सूर्य क्या है, कौन सा नेचर दिखाता है? इगोइस्टिक, ऑथोरिटेटिव, एंग्री, फिर स्टेटस ओरिएंटेड, और सूर्य उच्च का है, सॉरी सूर्य नीच का है, तो उसकी कुंडली में भी नीच का प्लैनेट आया 7th हाउस में, इसमें भी एक नीच का प्लैनेट आया 7th हाउस में। देखो कैसे कैसे योग ईश्वर मिलाता है। अब आओ स्टैटिक प्रॉमिस के ऊपर। 7th हाउस में एक मेलेफिक बैठा है, बचाने वाला कोई है या दूसरा कोई मेलेफिक है? देखो कोई नहीं है ना, दिख रहा है ना कुछ नहीं है। और लॉर्ड की क्या पोजीशन है? लॉर्ड है वीनस, थर्ड में बैठा है, मार्स मेलेफिक 7th का लॉर्ड है, 7th Seventh का lord। 2nd का लॉर्ड है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब लॉर्ड की पोजीशन क्या है? मार्स मार्स के के साथ साथ बैठा में है बैठा है।
नहीं सैटर्न ની દ્રષ્ટિ છે 10 में मार्स मेलेफिक और 8 हाउस का लॉर्ड उसके साथ में बैठा है और सैटर्न मेलेफिक उसकी दृष्टि है, यानी लॉर्ड यहाँ पर भी प्रॉब्लम में है। हस्बैंड की कुंडली में भी लॉर्ड प्रॉब्लम में था, वाइफ की कुंडली में भी लॉर्ड प्रॉब्लम में है। दोनों संभाल नहीं पाएंगे शायद। हाँ, संभालने में दिक्कत हो सकती है, जब तक दशा नहीं आई है तब तक कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखना, दशाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो शादी हुई वापस सेम 10-12-96, राहु में जुपिटर, तो जुपिटर पहले, हाँ वाइफ की कुंडली, राहु में जुपिटर, जुपिटर 8वें में बैठा है, सेकेंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, हाँ 7 2, 7, 11 चाहिए, 8वें में बैठा है, सेकेंड को एक्टिव कर रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि से 11th हाउस का कनेक्शन आ गया। शनि की दृष्टि है जुपिटर पे, ऐसे શનિ જોઈ રહ્યો છે જુપિટર એટલે શનિના હાઉસીસ 10 11 એટલે शनि देख रहा है जुपिटर को, तो शनि के घर का रिजल्ट आएगा। जुपिटर 8वें में बैठा है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है, तो 11th का कनेक्शन आया और जुपिटर 8वें में बैठ के दूसरे को देख रहा है, तो 2-11 तो मिल गया। और वही टाइम पे महादशा की क्या सिचुएशन है, देखो महादशा लॉर्ड है राहु, राहु खुद तो 7th हाउस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन राहु का जो लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बैठा है 5th हाउस में, और मर्क्यूरी के साथ में कंजंक्शन में कौन है, सॉरी मर्क्यूरी 11th हाउस को देख रहा है। दोनों में से 7 मिला ही नहीं ना, 7 में इधर 2-11 मिला और D1 महादशा ने भी 7 महादशा ने भी सेकंड और 11 को ही दिखाया, 7th हाउस नहीं आया, बट दोनों जगह पे 11 स्ट्रांगली आया है। यहाँ पर राहु जो उसका लॉर्ड है उसके साथ में 11th हाउस का लॉर्ड बैठा भी है और मर्क्यूरी खुद 11th हाउस को देख भी रहा है, तो और 11th हाउस खाली है, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ गया 11th हाउस से। जब 11th हाउस एक्टिव हो गया तो फिर बाकी आगे पीछे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही चीज D9 में भी जुपिटर एक्टिव है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई। अभी रिलेशन भी देखो, आपस में दोनों मित्र है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? महादशा ने इंडिकेट कर दिया, अंतरदशा को हमने स्टडी किया, हाँ जुपिटर के हिसाब से अंतरदशा भी स्टडी हो गई। अब ये लोग जब मेरे पास आए कुंडली में कंसल्टेशन के लिए, तो 20 जून 2021, 22 जून 2021, तो वो टाइम पे क्या सिचुएशन थी। अब देखो इसकी राहु की राहु की महादशा में शादी हुई, पूरी राहु की महादशा निकल गई। जुपिटर में ये प्रॉब्लम लेकर आए, पहले हस्बैंड की देखते हैं फिर वाइफ की देखते हैं। हस्बैंड की कुंडली में राहु की महादशा पूरी निकल गई, 2021 में मेरे पास आए, तो जुपिटर में प्रॉब्लम लेकर आए, ठीक है। तो अब जुपिटर में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, महादशा का कुछ कनेक्शन बन रहा है, देखो चेक करो। में बैठा है 6 से कनेक्टेड हुआ है, 6 से कनेक्ट है, 6 का लॉर्ड है। जुपिटर, हाँ जुपिटर महादशा लॉर्ड है और जुपिटर छठे घर को देख रहे हैं, छठा घर खाली है, तो 6th हाउस स्ट्रांगली एक्टिव हुआ है। 6th हाउस स्ट्रांगली एक्टिव हुआ तो उसका मतलब जॉब में अच्छा, लेकिन रिलेशनशिप में खराब। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, झगड़ा, सारी चीजें जुपिटर की महादशा में शुरू हुई। राहु के तो जितने भी साल, इसके हस्बैंड का तो लगभग ऑलमोस्ट 19 साल था, राहु की शुरू में ही शादी हुई थी। राहु की महादशा 19 साल तक होती है, 18 साल तक, सॉरी, तो 18 साल तो आराम से निकल गए, तब तक तो कुछ नहीं प्रॉब्लम था, छोटा मोटा हुआ होगा प्रॉब्लम, बट मेजरली कुछ नहीं। जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, दिक्कतें आनी शुरू हुई, वो जुपिटर के शुरू होते ही हुई, क्योंकि जुपिटर ने 6th हाउस एक्टिव किया, महादशा ने 6th हाउस को एक्टिव किया, बराबर है। अब प्रॉब्लम लेकर आए जून 26 में, जून 21 में,
तो जून 21 में अब देखते हैं कौन सी अंतर्दशा चल रही थी। वीनस की अंतर्दशा चल रही थी। वीनस कहाँ पर बैठा है? छठे में ही बैठा है। छठे घर में बैठा है, 12वें को देख रहा है। और आप बता सकते हो वीनस के हिसाब से, और देखो वीनस 8वें घर का भी लॉर्ड है, आप बता सकते हो कि डिस्प्यूट का कारण क्या हुआ होगा? વિનાશ બેઠો છે એટલે छोकरी फीमेल माटे फीमेल। देखो एक तो वीनस उच्च का है, 12th हाउस में बैठा है, मीन में उचका बराबर। 8वां घर कनेक्टेड है, 8वां घर मतलब इलीगल, और 12वें को देख रहा है, और वीनस फीमेल का कारक है। इलीगल रिलेशनशिप। डिस्प्यूट तो हुआ है, लेकिन इसका रीजन जो है वो हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। किसी को भी ऐसे ठोक बजा के मत बोलो, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो। ये सारी चीजों को बोलने में बहुत संभालना होता है। हम अपनी जो टैलेंट है ना वो अपने तक रखेंगे, वो चलेगा। सामने वाले को खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस करने बैठे हैं। सामने वाले को खराब नहीं लगना चाहिए, सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए। किसके साथ में वो आपके पास आया है वो भी देखना जरूरी है। उसके सामने बोलना नहीं बोलना, ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। It is quite possible that he might have an affair at present, and that female may be from your neighborhood. 6th हाउस नेबर નું છે એટલા માટે 6th हाउस नेबर का है, इसके लिए नहीं। विनस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, जुपिटर थर्ड लॉर्ड है। थर्ड हाउस। હા नेबर एम्प्लॉइज નું 6 कैसे कैच करते हैं? लॉजिक पकड़ के, कोई रट्टेबाजी की जरूरत नहीं है, कोई फालतू बकवास। ये यूट्यूब पे जितने वीडियो आते हैं ना फालतू बकवास के, कुछ जरूरत नहीं है। और ये कोई बोलता नहीं है। 8 लॉर्ड, और वो भी उच्च का हो गया, और 6th हाउस में बैठ गया। यानी ये टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको लगा अब देखना, किसी को दिखाना पड़ेगा इतना, क्योंकि हाई लेवल का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाई लेवल का स्ट्रेस। छठा घर और 8वें घर का लॉर्ड उच्च का हो जाए तो अभी चाहिए क्या, उसको बचेगा क्या? और वो छठे में बैठ के 12वें को देख रहा है। डिवोर्स तक बात पहुंच गई, तभी तो आए मेरे पास। तो हस्बैंड की कुंडली में तो ये सिचुएशन है। अब वो टाइम पे वाइफ की कुंडली में क्या चल रहा था? जून 21 पूजा की कुंडली में, वाइफ की कुंडली में जून 21 मून 2nd हाउस में बैठा है, 8th हाउस को देख रहा है। बाकी दूसरा कोई प्रॉब्लम देखो। और हाँ, 2nd हाउस में बैठा है, 8 को देख रहा है, और जुपिटर मून को देख रहा है। जुपिटर 12th हाउस को एक्टिव किया हुआ है, फिफ्थ दृष्टि से। लेकिन वाइफ की कुंडली में कहीं पर भी 6th हाउस एक्टिव नहीं है स्ट्रांगली इस समय में। 12th हाउस है, यानी इसीलिए सेपरेशन तक बात पहुंच गई। पता चल गया होगा वो हस्बैंड का चक्कर चल रहा है, तो सेपरेशन तक बात पहुंच गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? झगड़ा थोड़ा बहुत तो हुआ होगा ना वो टाइम पे, तो 6 का कनेक्शन कहीं तो होना चाहिए। आगे की दशा में हुआ होगा ना, सर ने बोला ना वैसे कि पहले अंतर्दशा में कोई कनेक्ट हुआ होगा। आप शुक्र की और सूर्य की अंतर्दशा को स्टडी करो, खास करके पहले शुक्र को पकड़ो। शुक्र की अंतर्दशा में 2018 के बाद में शुक्र जब एक्टिव हुआ होगा दशा में, तो मंगल का कनेक्शन है। मंगल 8th हाउस का लॉर्ड है। हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम आना शुरू हो गया शादी में। और जब सूर्य का टाइम आया तो सूर्य तो खुद नीच का होकर बैठा है तुला राशि में। वो टाइम पे स्टेटस और ईगो बढ़ गया। तो झगड़ा नहीं हुआ ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेन चीज को पकड़ो। झगड़ा तो होता है तभी होता है ना, लेकिन डिवोर्स तक की जो सिचुएशन पहुंची और रीजन क्या हुआ वो हम ढूंढ रहे हैं। एक की कुंडली में दिखता है, दूसरे में नहीं दिखता है, तो सेपरेशन तुरंत नहीं हो जाता, लेकिन झगड़ा तो हो ही सकता है ना। तो वो तो हो रहेगा। मैं अभी क्या बता रहा हूं, मून की अंतर्दशा में 12th हाउस एक्टिव है, 6th हाउस एक्टिव नहीं है। उसका मतलब क्या कि लीगल मैटर या स्ट्रेस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सट्रीम लेवल तक वाइफ की कुंडली में नहीं बढ़ा है, दोनों में बढ़ता है तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हस्बैंड की कुंडली में डेफिनेटली हो गया।
और देखो ये लोग जून 21 में आए हैं, मैंने किस बोला था, वाइफ को ही बोला, एज पर योर कुंडली टफ टाइम फॉर मैरिज टिल मार्च 29। अब मंगल चंद्र में भले ही नहीं है, चंद्र के बाद कौन आएगा, मंगल आएगा, मंगल 8 हाउस का लॉर्ड है, बराबर है। और मंगल के बाद में कौन आएगा, सबसे बड़ा राहु, और राहु का जो लॉर्ड है वो 6th में बैठा है। रियल खेल इधर शुरू होगा, राहु में 6th में बैठा है, 12th को देख रहा है। मंगल झगड़े का कारक है, 8 हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फिर भी रिलेशन को बचा के रखेगा, क्योंकि मंगल के साथ में शुक्र कंजंक्शन में, झगड़ा तो होगा, मगजमारी तो होगी डेफिनेटली, बट 7th हाउस कंजंक्शन में है, इसके लिए वो बचा के रखेगा। ये सब पॉइंट समझो एक एक चीज को। लेकिन रियल खेल कब शुरू होगा, जब राहु की अंतर्दशा आएगी, तो राहु 10th हाउस में बैठा है, और राहु का जो लॉर्ड है सैटर्न वो 6ठे घर में बैठा है, 12वें को एक्टिव कर रहा है, 12वां घर पूरा खाली पड़ा है, और सैटर्न 6ठे घर में बैठ के 8वें घर से दृष्टि को भी, मतलब दृष्टि से 8वां घर भी एक्टिवेट कर रहा है। 6 8 12 का कॉम्बिनेशन, 6 8 12। तो फिर 2023 में है तो वो उनका डिवोर्स फाइल हो गया, नहीं होगा, क्योंकि 2023 में मेरे राहु का कनेक्शन नहीं, सुन, रुको 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 एक मिनट। तो पहले तो ये अंतर्दशाओं का खेल समझ में आ गया क्या हो रहा है, बराबर है। अब वापस हस्बैंड की कुंडली पे आओ, तो जुपिटर 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन जुपिटर कहीं पर भी 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, देखो हस्बैंड की कुंडली में। जुपिटर एज अ महादशा लॉर्ड 6th हाउस को डेफिनेटली एक्टिव कर रहा है, लेकिन 12th को नहीं कर रहा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों में जब तक 12th हाउस एक्टिव होगा नहीं, तब तक डिवोर्स नहीं होगा। तो मैंने इनका डिवोर्स होगा ऐसा कहा भी नहीं है, मैंने यही कहा है कि आपको 29 तक संभालना है, क्योंकि डिवोर्स का योग नहीं है, और 6ठा घर एक्टिव होगा तो झगड़ा तो होगा। 12th हाउस दिखा रहा है अंतरदशा में, तो सेपरेशन जैसी सिचुएशन तो हो ही जाएगी घर में, लेकिन महादशा हाँ नहीं बोलेगा तब तक प्रैक्टिकली डिवोर्स नहीं होगा। और वैसे भी वो वाइफ में है, इसमें तो देखते दोनों देखते हैं। तो इसमें हस्बैंड की कुंडली में जुपिटर तो नहीं कनेक्ट कर रहा है, गुरु के बाद में शनि आएगा, तो शनि देखो, शनि कहां पर 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, हर एक पॉइंट को देखो। नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते डिवोर्स का। यहाँ पे अंतरदशाओं के हिसाब से डिवोर्स जैसी सिचुएशन डेफिनेटली होगी, लेकिन प्रैक्टिकली डिवोर्स दिखा नहीं रहा है, मतलब महादशा नहीं दिखा रहा है इसके लिए। हाँ, अब वही चीज देखते हैं कि भाई वाइफ की कुंडली में क्या पोजीशन है। तो वाइफ की कुंडली में जुपिटर की महादशा चल रही है, वो तो 26 तक चलेगी। जुपिटर के बाद में आएगा शनि। शनि 8 हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है वाइफ की कुंडली में, यानी कि इसकी पूजा की कुंडली में, और शनि 12th हाउस को देख रहा है। तो शनि खुद ही, मतलब वाइफ की कुंडली में ही सिर्फ 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, हस्बैंड की कुंडली में कहीं से भी वो एक्टिव नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ये 26 के बाद में इन लोगों का रिलेशन अभी जो चल रहा था जब मेरे पास आए, उसमें जितना झगड़ा डिस्प्यूट वो सब, उससे थोड़ा सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हस्बैंड की कुंडली में भी देखो, हस्बैंड की कुंडली में 28 के बाद में ये 6ठे घर का रोल खत्म हो जाएगा। जुपिटर के बाद में शनि आ जाएगा। शनि कहीं से भी 6 को नहीं दिखा रहा है, 12 को भी नहीं दिखा रहा है। आई बात समझ में? तो हस्बैंड के साइड से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब एक जन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, एक जन की कुंडली में दिखा रहा है तो वो तो गाड़ी चलती रहेगी। इसमें क्या था, हस्बैंड की कुंडली में 6th हाउस स्ट्रांगली एक्टिव था, और वाइफ की कुंडली में ये जो मेरे पास आए, वाइफ की कुंडली में वो टाइम पे भी 6th हाउस स्ट्रांगली एक्टिव था दोनों की कुंडली में महादशा में, लेकिन 12th हाउस कहीं पर भी एक्टिव नहीं था। 12th हाउस कब एक्टिव होगा? शनि की महादशा में 12th हाउस एक्टिव होगा, वो भी सिर्फ वाइफ की कुंडली में, यानी पूजा की कुंडली में। तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, डिवोर्स नहीं होगा। वो दूसरा कुछ कर सकता है ना अपना, मतलब 12th हाउस के जो भी है, वो तो 12th हाउस को दिखा रहा है ना खाली। हाँ।
हाँ तो फॉरेन भेज सकता है थोड़े टाइम के लिए, सेपरेट, लीगल सेपरेशन नहीं, हाँ, थोड़े करना टाइम है। के लिए अलग हो सकते हैं, वो सारी चीजें रहेगी। और ये जब मेरे पास आए तो ऑलरेडी उनकी 2 डॉटर थी, एक 21 साल की और एक 8 या 9 साल की, दोनों डॉटर थी। तो मैंने उनको एडवाइस भी वही किया कि मुझे डिवोर्स का एकदम स्ट्रॉन्ग योग नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली ये समय अभी तक खराब है, और वही आप इतने समय तक आपको संभालना होगा इस चीज को। एक बार इतना समय आप निकाल दोगे, थोड़ा सहन करके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, जो भी है, तो आगे फिर वापस उतनी दिक्कत नहीं होगी। लिखा भी है ना, नीड टू बी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप मैटर टिल October 28, क्योंकि अक्टूबर के बाद में तो उसका खत्म हो रहा है, छठे घर का प्रभाव निकल जाएगा। D9 को थियरी में पढ़ना और प्रैक्टिकल में पढ़ना जमीन आसमान का फर्क है, कोई भी कुंडली में, D9 हो D10 हो कुछ भी हो।